हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट 3 आज हम करेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि हवाएं कैसे चलती है। हमने उसका जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक जो फिनोमिना है, उसके बारे में जानकारी ले ली थी कि हवाएं कैसे चलती है। हवाएं जो पवन होती है वो सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पवन जो है वो गर्म करने पर वायु प्रसारित होती है, हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, और जिस स्थान से हल्की होकर वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी वहाँ पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, और उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से हवाएं जो है वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगेगी। इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के कारण वहाँ पर हवाएं चलती हैं। और इसी तरह से जो थलीय क्षेत्र होते हैं और जल क्षेत्र होते हैं वो गर्म होने के कारण उस पर निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के क्षेत्र बनते हैं, जिसके कारण हवाएं चलती रहती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में। बेसिक फिनोमिना इसका जो है वो हमने पहले भी पढ़ लिया था। हमेशा ये याद रखना है कि उच्च वायुदाब का क्षेत्र और निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बनता है, उसी की वजह से पवन चलती है और बाकी की सारी घटनाएं होती है। तो मेनली तड़ित झंझा कहते किसको है? तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म को कहा जाता है। जो बिजली, आपने देखा होगा कि जब वायु सामान्यतः वर्षा का मौसम होता है तो उस बारिश के समय आप देखते हैं बिजली कड़कते हुए देखते हैं आसमान में। ये जो बिजली कड़कती है इसी घटना को हम तड़ित झंझा कहते हैं। एक्चुअल में ये होता कैसे है? तो तड़ित झंझा जो है वो भारत में जैसे गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, नमी युक्त होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र होते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें भारत भी आता है। तो ऐसे क्षेत्रों में तड़ित झंझा अक्सर आते रहते हैं। हमने देखा है बिजली कड़कती है। बनते क्यों है ये? एक्चुअल में ताप में वृद्धि के कारण ऊपर उठती हुई जो वायु होती है, जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती है वैसे वैसे क्या होता है, उसके ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है। तो जब वायु गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठने लगती है हल्की होकर, और ऐसे में जो वायु है वो बहुत ज़्यादा हल्की होने के कारण बहुत स्पीड के साथ प्रबल होकर ऊपर चढ़ने लगती है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो अपने साथ साथ जो जल की बूंदें, वातावरण में हमेशा जो जल की बूंदें उपस्थित है उनको भी ये ऊपर ले जाती है। जब ये ऊपर ले जाती है तो जब अधिक ऊंचाई पर ये जाता है तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर वहाँ पर तापमान कम होता है। आप जानते हैं कि जब हम जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं वायुमंडल में, वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम होने के कारण वहाँ पर वे संघनित हो जाती है। जो जल की बूंदें गर्म वायु के साथ ऊपर गई है वो संघनित हो जाती है और वर्षा जल की बूंदों के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरने लगती है। और इस तरह से गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई जो वायु है वो परस्पर क्रिया करती है और बिजली और तड़ित उत्पन्न होती है। इसको एक आरेख चित्र द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और इसको आप इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। कैसे? देखें, जो पृथ्वी है उसके ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने के कारण जो गर्म वायु है वो धीरे 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 ऊपर उठने लगती है, और ये गर्म वायु अपने साथ साथ जलवाष्प ले जाती है। अधिक ऊंचाई पर जब ये जाती है तो संघनित हो जाती है और बादलों के रूप में फॉर्म हो जाती है। आप जानते हैं जल चक्र में आपने पढ़ा है, जब अधिक ऊंचाई पर पहुंचती है ये जल की बूंदें वाष्प बनकर, तो ये वापस संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है और वर्षा के रूप में पुनः नीचे आने लगती है। तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती है, ये सिंपल एक प्रक्रिया नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसमें और बहुत तीव्रता से ये घटना होती है। क्या होता है, अचानक से ये गर्म वायु बहुत जल्दी से, बहुत तीव्रता से ऊपर उठने लगती है, और कंटिन्यूसली जब ये ऊपर उठती है तो जब जल की बूंदों में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा का त्याग करती है। जब ये ऊष्मा का त्याग करती है तो जो आसपास की वायु है वो भी पुनः गर्म हो जाती है, और इस तरह से ये गर्म वायु कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ती जाती है। ऊपर जाकर क्या करती है, जल वाष्प जल में बदलती है, ऊष्मा का त्याग करती है, आसपास की वायु गर्म हो जाती है।
तो कुल मिलाकर ये घटना जो है वो बार बार दोहराती रहती है। और इसी तरह से गर्म उठती हुई तेज स्पीड के साथ जो गर्म उठती हुई वायु है वो और ऊपर से गिरती हुई जल की बूंदें, इनमें आपस में घर्षण होता है। बहुत स्पीड के साथ जब ये ऊपर नीचे टकराती है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये जो प्रकाश है यही हमें किसके रूप में दिखाई देती है, बिजली के रूप में या तड़ित के रूप में दिखाई देती है। और साथ ही साथ ध्वनि, क्योंकि घर्षण होता है बहुत ज़ोर से तो उसकी वजह से ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो पूरी प्राकृतिक घटना बनी है, इसे हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्यतः कब होता है, ये सामान्यतः वर्षा के मौसम में होता है। और ये जो तड़ित झंझा है यही आगे चलकर चक्रवात का रूप भी ले लेता है। तो एक्चुअल में तड़ित झंझा और चक्रवात ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए फिनोमिना हैं, एक साथ ही होते। अब तड़ित झंझा से बचाव के क्या उपाय हैं, किस तरह से आप इस झंझा से बिजली कड़कती है तो इस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से आप उससे बच सकते हो। क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो जब बिजली गिरती है तो उसके डिस्ट्रक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। ये आपने देखा है कि भवन जल जाते हैं और वृक्ष भी जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उससे बचाव के क्या उपाय हैं, वृक्ष के नीचे आश्रय न लें। बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं या अलग थलग वृक्ष होते हैं, उनके नीचे कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए अगर आप खुले स्थान में हैं, वन में हैं तो। और किसी छोटे वृक्ष के नीचे अगर आप आश्रय ले सकते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन खुली ज़मीन के नीचे, खुली ज़मीन पर आपको लेटना नहीं चाहिए। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। प्लास्टिक जो छाता है, अगर बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना पड़े तो आपको केवल ऐसे छाते का उपयोग करना चाहिए जिस पर प्लास्टिक डंडा हो। खिड़की के निकट नहीं बैठे। खुले हुए गैराज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, बिजली क्या होती है, ये सब क्या करते हैं, बिजली को आकर्षित करते हैं, आवेशों को आकर्षित करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर हम नहीं बैठ सकते। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाए। तो जल में जल भी हमारे लिए उस समय सुरक्षित नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये देखिए, ये जो चक्रवात है ये इस तरह से आपने देखा होगा, चक्रवात को आते हुए इस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी। अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आपने वीडियोस इस तरह से बहुत देखे होंगे। ये जो घटना आप वीडियो में देख रहे हैं ये चक्रवात की घटना है और इसके कारण कितनी विनाशकारी इसके दुष्प्रभाव होते हैं वो भी आप जानते हैं। तो आइए हम इस चक्रवात के बारे में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है चक्रवात। चक्रवात कैसे बनता है? मैंने आपको कहा कि तड़ित झंझा और चक्रवात ये दोनों एक ही जैसी घटनाएं हैं और एक ही समय पर बनने वाली घटना है। तो सामान्यतः जो चक्रवात होता है वो उसका जो फिनोमिना है वह भी तड़ित झंझा की फिनोमिना जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आएगा। वो इस तरह से, जैसे कि पृथ्वी, एक्चुअल में चक्रवात क्या है, हवाओं का पैटर्न है। इसमें एक हवाओं का इस तरह से पैटर्न बनता है कि ऊपरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बादल हो जाते हैं और निचले क्षेत्र में हवाएं चलती हैं। अब ये घटना कैसे होती है तो ध्यान से देखें, इसको आरेख चित्र द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पृथ्वी के ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये सामान्यतः उस समय की घटना है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सामान्यतः ऐसे जो होते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्रों में ही चक्रवात ज़्यादा आते हैं। तो हमारे भारत में भी चक्रवात आते हैं क्योंकि भारत भी जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास ही आता है। तो जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है तो ताप बढ़ने के कारण क्या होता है कि गर्म वायु जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। इसी के साथ जो होता है कि महासागरों का जल जो है वो भी गर्म होकर जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो जो जलवाष्प होती है वो आसपास के गर्म वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करती है और गर्म वायु के साथ क्या होती है, ऊपर हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जब ये हल्की ऊपर उठने लगती है तो इस क्षेत्र में क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना।
इसको अच्छे से समझें। पृथ्वी के ताप में वृद्धि हुई, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हुई तो महासागरों का जल भी गर्म हो गया और जल वाष्प बनकर गर्म वायु के साथ ऊपर की ओर उठने लग गया। ये बहुत स्पीडली ये घटना होती है, ये बहुत तीव्र गति से होने वाली घटना है। ऐसी घटना में जब ये गर्म वायु ऊपर उठ गई तो उस पर्टिकुलर जगह पर एक समय के लिए क्या बन गया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। अब ये गर्म वायु जब ऊपर की ओर चलती चली जाएगी तो ऊपर की ओर अधिक ऊंचाई पर जाएगी, तब ये बादल का निर्माण करेगी और उस समय ये जलवाष्प क्या करेगी, ऊष्मा का त्याग करेगी। जैसा कि हमने तड़ित झंझा में भी पढ़ा, तो ऊष्मा का त्याग करके ये जलवाष्प क्या करेगी, बादल का निर्माण करेगी और इसी ऊष्मा के त्याग के कारण जो इसके आसपास की वायु है वो भी पुनः गर्म हो जाएगी। तो गर्म होकर ये वायु जो है फिर पुनः ऊपर उठने लगेगी। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाएगा, ये रिपीटेड हो, बार 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 यही घटना होगी। बार बार क्या होगा, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, ऊष्मा लेकर जलवाष्प के साथ बादल बनाएगी और ऊष्मा का त्याग करेगी और पुनः वायु गर्म हो जाएगी। इस तरह से एक पूरा साइकिल चलेगा। इस साइकिल की वजह से क्या बन जाता है, एक निम्न वायुदाब का बहुत बड़ा क्षेत्र सेंटर में बन जाता है। ये जो आपको यहाँ चित्र में इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है सेंटर में। अब ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना है, इसे घेरने के लिए उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु वेग की बहुत स्पीड के साथ, क्योंकि ये जो क्षेत्र बना है वो अचानक से बना है, ये घटना बहुत तेजी से हुई है, इसलिए ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना है वो अचानक से बना है। इस वजह से इसके आसपास के जो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र से वायु ठंडी हवाएं जो हैं वो उच्च वेग के साथ, बहुत अधिक स्पीड के साथ आती है दोनों तरफ से, परंतु वो इस क्षेत्र को घेर नहीं पाती है। इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को कवर करने के लिए आती है परंतु घेर नहीं पाती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ये क्या करती है, इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के चारों ओर कुंडली नुमा परतों के रूप में ये ठंडी वायु आसपास घूमती रहती है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ब्लैक पट्टियों के रूप में जो ठंडी हवाएं हैं, वो ठंडी हवाएं, उच्च वायु वेग वाली हवाएं इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के चारों ओर कुंडली नुमा परतों के रूप में घूमती रहती है। ये जो हवाओं का पैटर्न बना है, जिसमें निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर ठंडी वायु बहुत स्पीड के साथ क्या बना रही है, कुंडली नुमा परतों के रूप में एक पूरा क्या बना रही है, हवाओं का पैटर्न बना रही है, जिसमें ऊपर की ओर बहुत गहरे गहरे बादल होते हैं, बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। तो इस तरह का जो पूरी मौसम की स्थिति बनती है, इस पूरी मौसम की स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चक्रवात बनता है, इसमें जो सेंटर पार्ट होता है, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं चक्रवात का नेत्र। जो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो बना है, इसे हम कहते हैं चक्रवात का नेत्र या आँख। ठीक है, इस नेत्र का जो आमाप होता है, उस नेत्र के ऊपर की तरफ यहाँ बनता है 150 से लेकर 150 किलोमीटर तक का जो पूरा क्षेत्र होता है, 150 किलोमीटर तक का पूरा जो क्षेत्र होता है वो बादलों से घिरा रहता है, ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन जो है वो कम से कम 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, मतलब 250 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा घने बादल और हवाएं बहुत तेज चलती है। ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, नेत्र का व्यास, यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये छोटा होता है, ये 10 से 30 किलोमीटर का पॉइंट होता है और कम से कम ये पूरा हवाओं का जो पिंड है वो पृथ्वी से कम 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और वहाँ पर घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये पूरी स्थिति बिखरती है, जब ये बादल बिखरते हैं और जब ये हवाएं पूरी जगह बिखरती है तो बहुत विनाशकारी प्रभाव लाती है और इतनी तेज पवन चलने से आसपास जो तटीय क्षेत्रों को जब ये स्ट्राइक करती है, जब ये तटीय क्षेत्रों को स्ट्राइक करती है, इस तरह से हवाओं का जो पैटर्न बनता है और चक्रवात जो होते हैं वो जब इतनी स्पीड के साथ जो समुद्र तटीय क्षेत्रों को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यानी कि उस पर उससे टकराते हैं तटों से,
तब बहुत विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है, बहुत विनाशकारी हवाएं उत्पन्न होती है, और इस तरह से समुद्र तटीय क्षेत्रों के जो आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बाढ़ आती है, तूफान आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में विनाश होता है। तो इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। सामान्यतः जो भारत है, भारत में इसे हम चक्रवात कहते हैं, और अमेरिका के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, उसका नाम होता है हरिकेन। और जो जापान के आसपास वाले क्षेत्र है, कोरिया, जापान है, इस तरह के क्षेत्रों में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। तो चक्रवात के अलग अलग नाम हैं, वो आपको याद रखने हैं। अमेरिका के आसपास वाले क्षेत्रों में इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है, और जापान के आसपास वाले क्षेत्रों में इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। अब चक्रवात से होने वाले क्या क्या विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, तो देखिए इसकी जल की लहरें जो होती है ना, इसके द्वारा जो उत्पन्न होती है वो इतनी विशाल होती है कि 3 से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक ये उठ जाते हैं। और जल की दीवार जब तट की ओर बढ़ती है तो परिणाम स्वरूप समुद्र का जो पानी होता है वो कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति दोनों की गंभीर हानि होती है। इसके साथ साथ जो ये पानी आता है वो क्या करता है, मृदा की उर्वरता को कम कर देता है, क्योंकि उस पानी के साथ बहुत ज़्यादा लवणीय जल होता है, और इसके साथ साथ जो कीचड़ होता है वो मृदा की ऊपरी परत को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से मृदा की जो उर्वरता होती है वो भी कम हो जाती है। तो सामान्यतः ये जो चक्रवात आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, सभी के लिए हानिकारक होते हैं। चक्रवात से बचाव के क्या उपाय हैं, तो देखिए सरकार सामान्यतः जो चक्रवात होता है उससे हम 3 स्तर पर निपटते हैं। एक तो सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय, एक जनता द्वारा किए जाने वाले उपाय, और एक चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं भी कुछ उपाय अपना सकते हैं। तो सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय क्या हैं, तो सबसे पहले देखें चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। देखो सरकार क्या करेगी, सरकार सबसे पहले यही करेगी कि जो भी चक्रवात हैं वो मौसम विभाग द्वारा जो भी पूर्वानुमान होते हैं और चेतावनी है वो जारी करती है। और सरकारी संस्थाएं जो होती है वो समुद्र तट, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को जल्दी से जल्दी चेतावनी देने की कोशिश करती है और तीव्रगामी संचार व्यवस्था स्थापित करती है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो वर्क करने लग जाता है, जिससे कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, राहत कार्य किए जा सके। साथ अब सेकेंड है जनता द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जनता जो है उसे मौसम विभाग द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, रेडियो द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा जो भी चेतावनियाँ मिलती हैं उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अनिवार्य जितने भी घरेलू साजो सामान होते हैं, जब भी चेतावनी मिल जाए तब उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। जो आसपास वाले क्षेत्रों में रहते हैं, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपना जितना भी ज़रूरी सामान है उस ज़रूरी सामान को पैक कर लेना चाहिए ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर उसको यूज़ कर सकें। जलमग्न सड़कों पर कभी भी वाहन नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि बाढ़ से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वहाँ एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे कि पुलिस, अग्निशमन दल और जो फायर ब्रिगेड और चिकित्सा केंद्र जितने भी होते हैं उनके टेलीफोन नंबर जो होते हैं वो अपने साथ रखने चाहिए। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो देखिए ऐसे जो लोग हैं जो ज़्यादातर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ अक्सर तूफान या साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के लिए क्या आदी हो जाते हैं तो वो अपने लिए आपात स्थिति के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए उनको। तो जो पेयजल होता है, पीने का पानी जो होता है उसको स्टोर करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब चक्रवात आता है तो पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जल पीने के लिए संग्रहण करके रखना चाहिए। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिरी हुई जो बिजली के तार हैं उनको नहीं छूना चाहिए, और केवल मनोरंजन के लिए बाढ़ या चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण नहीं करना चाहिए। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की पूर्ति के लिए दबाव भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्प कर रहे होते हैं और वो खुद भी मुसीबत में ही होते हैं। अपने पड़ोसी और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए रहना चाहिए।
इसके अलावा जो आजकल हमारे आपदा प्रबंधन जो एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और वो इतनी वर्क जल्दी से जल्दी काम करने में सक्षम है, क्योंकि पहले जब चक्रवात आते थे तो बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती थी। आजकल जो चक्रवात से निपटने के लिए हमारी सरकार पहले से ही योजना तैयार कर रखी होती है हमारी सरकार ने और आपदा प्रबंधन ने, तो उपग्रह और रडार की उपलब्धता जब हो गई है उसकी वजह से उसका पूर्वानुमान जो है वो 48 घंटे पहले ही निकाल लिया जाता है और उसी के कारण चक्रवात सतर्कता या चक्रवात सूचना जो है वो पहले से ही जारी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है चक्रवात चेतावनी जो है वो कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर देते हैं, जिससे वो आसपास के रहने वाले लोगों को आसानी से उनको संदेश देकर उनको अच्छी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और आपदा प्रबंधन को मॉनिटरिंग करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये तो हो गया चक्रवात से बचाव के उपाय। नेक्स्ट एक प्राकृतिक घटना के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो क्या होते हैं? टॉर्नेडो ज़्यादातर भारत में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये एक प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्चुअली ये जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, टॉर्नेडो एक विशाल प्रकार के बादलों का समूह होता है। ये बादल जो होते हैं वो गहरे रंग के बादल होते हैं और आसमान से यानी ऐसा लगता है कि वो ऊपर से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। कीपाकार बादल दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि वो ऊपर से आसमान से पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं। चूँकि भारत में ये ज़्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो गति होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ये गति करते हैं। टॉर्नेडो जो है वो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि चक्रवात जो है वो संपूर्ण घटना है जिसके अंदर बादलों की स्थिति कैसे भी परिवर्तित हो सकती है। अगर बादल कीपाकार रूप में परिवर्तित हो जाए तो वो टॉर्नेडो बन जाएगा। ठीक है, तो भारत की जो संपूर्ण तट रेखा है, विशेष रूप से पूर्वी तट जो है, ईस्टर्न कोस्टल जो है, जो अभी आपने देखा था, ये जो क्षेत्र है पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट जो है वो इन चक्रवातों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पर चक्रवात बहुत जल्दी आते हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार का जो तट है, उड़ीसा का तट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जो है यहाँ चक्रवात आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रवात से बचाव के उपाय। आप किस तरह से चक्रवात टॉर्नेडो अगर आ जाता है तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए किस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि टॉर्नेडो जो है वो 1 व्यास मीटर जितना कम या किलोमीटर से भी 1 किलोमीटर या उससे भी अधिक का भी हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना जो होती है वो अपने आसपास के जो धूल पत्थर कंकड़ होते हैं वो भी अपने साथ कचरे वगैरह सब कुछ एक साथ उड़ा कर ले जाता है और अपने अंदर खींच लेता है, क्योंकि उसका दबाव जो होता है वो बहुत निम्न होता है। तो निम्न दाब के कारण उसके आसपास की जितनी भी वायु होती है वो उन सबको धकेल कर अंदर की ओर ले आती है कीप के अंदर, फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट की बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। जैसे घूम घूम कर आप देख पा रहे हो चित्र में, इस तरह से वो आसपास से घूम कर सारी चीज़ें जो होती है वो बाहर की ओर उछाल देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टॉर्नेडो आते हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी बनते हैं। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय जो होता है वो भूमि में गहराई पर, ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि टॉर्नेडो स्ट्राइक करने के बाद भी सामान हिल ना सके या हम जो है वो पूरी तरह से उससे प्रभावित ना हो पाए, तो इसके लिए वो भूमि में गहराई और भवन के अंदरूनी भाग में स्थित कक्ष में हम बच सकते हैं जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि खिड़कियों से ही वायु आएगी। आप जानते हैं कि ये सब क्या है, वायु का ही पैटर्न है, तो खिड़कियों से वायु आती है। तो ऐसी स्थितियाँ होनी चाहिए जहाँ पर कि भवन ऐसे होने चाहिए जहाँ खिड़कियाँ नहीं हों। ऐसे आश्रय अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो टॉर्नेडो से बचाव करने के लिए हमें खिड़कियाँ बंद कर दें, मेज या बेंच या किसी भारी चीज़ के नीचे हम आश्रय ले सकते हैं। इन स्थानों पर टॉर्नेडो नहीं पहुंच पाएंगे। बचाव के लिए आपके घुटने के बल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, सिर और गर्दन को चारों ओर लपेटकर आपको बैठ जाना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि बॉडी का जो वेट होता है वो एक जगह संघनित हो जाता है, एक जगह एकत्रित हो जाता है, जिससे आप क्या हो सकते हैं, टॉर्नेडो के जो वायु के प्रभाव है उससे बच सकते हो। तो ये तो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ रह जाता है, वायुमापी क्या होता है। तो देखिए, वायुमापी आप जानते हैं, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है, वायु की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो
यंत्र लगाया जाता है उसे हम वायुमापी या वायु दिशा यंत्र, पवन की दिशा यंत्र हम कहते हैं। पवन के वेग को मापने के लिए वायुमापी लगाया जाता है। इस उपकरण को वेग की, पवन की स्पीड को मापने वाले उपकरण को हम वायुमापी कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इसी के साथ साथ ये वायु की दिशा को भी दिखाने में सहायता करता है। तो चैप्टर आपका यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।